खबर की तह तक में रुख खबरों तक करेंगे। कांग्रेस विधायक बलराम दांगी के कार्यालय पर फायरिंग के मामले में फायरिंग करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। महम क्षेत्र में क्रॉस फायरिंग के बाद अमन नाम का बदमाश दबोचा गया। मुख्य साजिशकर्ता अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बलराम दांगी ने धमकी जैसे मामलों में सख्त कानून की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार आगे आए तो विपक्ष भी साथ देगा। बलराम दांगी ने रोहतक पुलिस की कार्यप्रणाली की तारीफ की और राज्य सरकार को लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरह से फेल बताया गया। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले उनके कार्यालय पर फायरिंग की गई थी और अब बलराम दांगी को धमकी दी गई है। पहले आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर महम से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी ने क्या कहा, सुनिए जरा, फिर खबर की तह तक पहुंचते हैं। हाँ, वही एसपी साहब से वो कहने लग रहे हैं, हम पीछे जब से ये ऑफिस में फायर हुआ है तब से वो इसके ऊपर कार्रवाई करने लग रहे हैं। जगह जगह कई जगह इन्होंने छापेमारी भी की है। तो एक जो था उस दिन जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसको शायद इनकाउंटर में गिरफ्तार भी किया है और भी आगे कार्रवाई करने लग रहे हैं। मैं पुलिस की कार्रवाई से देखो संतुष्ट हूँ। अब ये तो पता नहीं ना कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ से क्या कर रहा है। ये पता हो तो वो भी कर ले, वो भी अपने आगे से आगे चैन सिस्टम बना के ढूंढने की वो कर रहे हैं और करने लग रहे हैं। सीएम से मिले थे, उनसे भी की। उसके बाद सीएम साहब ने बढ़िया आश्वासन दिया, डीजी साहब को फ़ोन कर दिया। फिर नेक्स्ट डे डीजी साहब का भी फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा क्या, फिर उन्होंने सिक्योरिटी मेरी बढ़ाई थी उस बोल के पुरजोर तरीके से हमने अपनी बात रखी सीएम साहब को और उनको अवगत कराया कि बहुत बुरे हाल हैं। देखो सीधी सी बात, आज हरियाणा में कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, कोई भी आदमी है घर से बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचता है कि भाई क्या होगा, पता नहीं किस टाइम क्या घटना घट जाए। तो इस बात के ऊपर विशेष थोड़ा सा वो करके उन्होंने चाहे ये जो गुंडे बदमाश हैं जो फिरौती मांगते हैं और वो करते हैं, इनके खिलाफ एक स्पेशल कानून वगैरह भी लेके आना चाहिए। हाँ, वही एसपी। इस खबर पर हमारे रोहतक ब्यूरो चीफ देवेंद्र दांगी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दांगी साहब, ये बड़ा मामला कहा जा सकता है कि एक जनप्रतिनिधि पर इस तरह से हमलावर होना, बयानों के जरिए भी बाकायदा उनके ऑफिस पर फायरिंग की गई और उन्हें धमकी दी गई कि 1 हफ्ते के अंदर इतना पैसा, एक पर्टिकुलर अमाउंट बताया गया है, ये दिया जाए नहीं तो उनसे जान से मार डालने की धमकी दी गई है। अब इस पूरे मामले के बाद बलराम दांगी ने रोहतक पुलिस की तो तारीफ की है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस सूबे में प्रदेश सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम है। पहले तो पूरा मामला बताइए दांगी साहब, हमारे बहुत से दर्शकों को शायद पूरा मामला नहीं मालूम होगा कि इस पूरे मामले में अभी तक हुआ क्या क्या है, कब कार्यालय पर फायरिंग की गई थी बलराम दांगी के। बिल्कुल मुमताज, देखिए बिल्कुल मैं शुरू से बता देता हूं संक्षिप्त में, ताकि जिन्होंने पहले नहीं खबर देखी होगी इसके संदर्भ में उनको भी ये पूरी जानकारी मिल जाए। दरअसल ये पूरा मामला शुरू हुआ था 20 जून की रात से। 20 जून की रात को करीब 1:13 पर जो सीसीटीवी में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, कांग्रेस के विधायक हैं महम हल्के से बलराम दांगी, उनके कार्यालय के बाहर फायरिंग की गई। 4 गोलियां चलाई गई जो उनके वहां पर कांच को तोड़ती हुई निकल गई या दरवाजे में घुस गई। सुबह इसके बारे में पुलिस को सूचना दी गई। 7:45 बजे पुलिस वहां पर पहुंची और सवाल उठे कि विधायक के कार्यालय पर इस ढंग से किसी ने फायरिंग क्यों की है। एक पर्ची जो है वो फेंकी गई थी, हालांकि उसमें फिरौती के लिए, रंगदारी के लिए अमाउंट लिखना जो है वो क्रिमिनल भूल गए। उसमें भी थ्रेट किया गया था, हालांकि वो पब्लिक नहीं हो पाई थी ज्यादा सी वो चीज, लेकिन ये चीजें बाद में सामने आई कि एक स्लिप पर कुछ लिखकर भेजा गया था, पैसे की डिमांड की गई थी, हालांकि अमाउंट जो कितना है वो लिखना भूल गए थे बदमाश। और सवाल इसलिए भी उठे थे क्योंकि महम जहां पर ये वारदात हुई उसके बिल्कुल ठीक सामने महम पुलिस स्टेशन है, तो इसलिए लाजमी सी बात है सवाल उठना था। और एकदम से सरकार भी कहीं न कहीं विपक्ष के निशाने पर आ गई थी कि एक विधायक के कार्यालय पर उस जगह पर फायरिंग होती है जिसके बिल्कुल ठीक सामने पुलिस का थाना है। तो खैर तेजी से पुलिस ने कार्रवाई की, रोहतक पुलिस ने काफी तेजी दिखाई और कुछ घंटों के अंतराल के बाद ही अमन नाम के एक क्रिमिनल के साथ पुलिस का आमना सामना हुआ। राजावाली गोहर है यहाँ पर एक रास्ता, वहां पर मुठभेड़ के बाद, क्रॉस फायरिंग के बाद पुलिस ने उस बदमाश को, अमन नाम था, लाखन माजरा के रहने वाला था, उसको दबोच लिया, कुछ जानकारियां जुटाई और उसके बाद से लगातार पुलिस बाकी बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। इन बिटवीन कल सुबह
बीते कल सुबह बलराम दांगी को व्हाट्सएप पर एक थ्रेट आई, विदेशी नंबर से है, यूएस का नंबर है, और उसमें कहा गया कि 1 सप्ताह का वक्त दिया जाता है तुम्हें, 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर लो। अब की बार गोली तुम्हारे ऑफिस पर चली है, अगली बार तुम्हारे ऊपर चलेंगी। ये सीधी सीधी थ्रेट दी गई। कल सुबह 8:30 बजे के आसपास ये व्हाट्सएप पर मैसेज मिला बलराम दांगी विधायक महम को। उन्होंने तुरंत इस बारे में, जब भी उन्होंने ये व्हाट्सएप पे मैसेज रीड किया, तुरंत पुलिस से बात की, पुलिस के आला अधिकारियों से बात की, मामला सरकार तक पहुंचा। तो एक घटना पहले हो चुकी थी, दूसरी बार फिर से थ्रेट आ गई, कहीं ना कहीं चौतरफा दबाव वो पुलिस फोर्स पर भी था। ऐसे में पुलिस ने और तेजी दिखाई और कल शाम को पुलिस की मुठभेड़ हुई दूसरे उस बदमाश से जो फायरिंग वाली घटना में शामिल था। ये नींदाना और गुगाहेड़ी गांव के बीच का वाकया है जहां पर मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने जब उसको सरेंडर करने के लिए वार्निंग दी तो उसकी तरफ से फायर ओपन कर दिया गया। अमन खरेंटी की तरफ से, जो नाम पुलिस की तरफ से सामने आया है, अमन खरेंटी है वो लड़का। पुलिस के ऊपर फायर ओपन कर दिया। जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की तो उसको पैर में गोली लगी है। उसे पीजी रोहतक के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया गया है। अभी डॉक्टरों ने उसे स्टेटमेंट के लिए फिट फॉर स्टेटमेंट वो देंगे, तो उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ कर पाएगी कहाँ किससे क्या तार जुड़े हुए हैं, कहाँ किससे उसे आश्रय मिला, कहाँ पर वो छुपा रहा है इतने दिनों तक, किसके निर्देश पर, किसके आदेश पर उसने विधायक के कार्यालय पर फायरिंग करके दहशत फैलाने का काम किया। ये पूरा घटनाक्रम जो है अभी तक का है, बीते 1 सप्ताह का घटनाक्रम है मुमताज जी। लेकिन बड़ी बात वही है कि जो बलराम दांगी भी अब जिक्र कर रहे थे कि धमकियां आना रूटीन सा हो गया है। आए रोज ऐसी खबरें आ रही हैं कि फलां व्यक्ति को धमकी मिली है, फलां डॉक्टर को धमकी दी गई है, उस व्यापारी को धमकी दी गई है, विदेशी नंबरों का इस्तेमाल किया गया। विदेशों में बैठ के जो बदमाश इस तरह की हरकतें करा रहे हैं, जो रंगदारी की, जो रैंसम कॉल आ रही हैं, थ्रेट कॉल आ रही हैं, उनके ऊपर चेक नहीं लग पा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से देखिए उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाता है। गोली का जवाब फिलहाल कुछ समय से जो है गोली का जवाब गोली से ही दे रही है पुलिस। एनकाउंटर्स की संख्या में देखेंगे मुमताज, अब खासा इजाफा भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये जो थ्रेट कॉल्स हैं ये भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में बलराम ने जो सवाल उठाया है, बलराम दांगी ने, कि कोई स्पेशल कानून जो है, कड़ा कानून बनाना चाहिए सरकार को, खासतौर से थ्रेट जैसे मामलों में, जो विदेशों में बैठकर जो गिरोह को ऑपरेट करें ऐसे लोगों के लिए। और उसमें अगर कहीं जरूरत पड़ती है विपक्ष की मदद की तो सरकार के साथ विपक्ष भी खड़ा होगा, ऐसा बलराम दांगी की तरफ से कहा गया है। और रिसेंटली देखिए मुख्यमंत्री से कांग्रेस के 11 एमएलए ने मुलाकात की थी, जिसमें गीता भुक्कल जैसे सीनियर विधायक भी शामिल रही हैं। तब भी ये मामला उठा था, मुख्यमंत्री के संज्ञान में तमाम चीजें लाई गई थी। और एक कहीं न कहीं देखिए इस तरह की चीजों की जरूरत इसलिए भी महसूस हो जाती है मुमताज, क्योंकि हाल फिलहाल का अगर वक्त देखें, कुछ समय पहले अगर आप जाएंगे, लगातार इस तरह की वारदातें एक के बाद एक काफी आई हैं। जी। बात सिर्फ रोहतक की या महम एमएलए के कार्यालय पर फायरिंग से जुड़ी नहीं है, बात इससे कहीं आगे है। कितने ही ऐसे डॉक्टर्स हैं या इवन स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको भी थ्रेट आई है। और क्योंकि एक चुना हुआ नुमाइंदा है, विधायक है या एमपी है, चुने हुए नुमाइंदे को जो जनता जिन्हें वोट देकर चुनती है, उनको भी अगर थ्रेट आने लगे, उनके अगर कार्यालय पर अगर फायरिंग होने लगे, तो लाजमी सी बात है सवाल तो उठेंगे, और सवाल सत्ता पक्ष से होंगे। रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सवाल किया है, साथ ही कटाक्ष भी किया है, मुख्यमंत्री को टारगेट किया बाकायदा कि मुख्यमंत्री तो निकल जाते हैं पंजाब में प्रचार करने में लगे हुए, यहाँ फिरौती बात जो है घूम रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले में और संवेदनशील होकर और स्ट्रिक्ट कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई मुझे लगता है करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की चीजें न केवल आम आदमी में भय का माहौल बनाती हैं, बल्कि शासन जो व्यवस्था है, जो सरकार है, उसके ऊपर से भी आम आदमी का भरोसा कहीं न कहीं ऐसी चीजों से, ऐसी घटनाओं से कम होता है मुमताज। तो मुझे लगता है कि जो विदेशों में बैठकर जो गिरोह ऑपरेट कर रहे हैं, जो कुछ बदमाश हैं, जो फिरौती का खुला खेल खेल रहे हैं, इनके मामले में पुलिस को और सख्त और पावरफुल करने के लिए दिशा में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि सरकार को और गंभीरता से और सोचना पड़ेगा, ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके और एक अमन चैन का माहौल जो है वो प्रदेश में स्टेब्लिश रहे। क्योंकि जब तक माहौल ठीक नहीं होगा तब तक कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी इंडस्ट्री लगाने से बचेगा। सबसे जरूरी होता है किसी भी राज्य की, किसी भी स्टेट की, अगर आपको चौतरफा ग्रोथ चाहिए, एक ओवरऑल ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट, एक माहौल बड़ी आवश्यकता होती है, मूलभूत जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं उस चीज के लिए, उस एंगल से अगर देखें तो उसके लिए भी चुनौती है और सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। जी, आपने ठीक कहा, ये बड़ी चुनौती। अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं, पिछले दिनों इस तरह के मामलों में इजाफा हुआ है।
दांगी साहब, इस बात को भी समझना जरूरी है कि विदेशों में बैठे जो ये लोग हैं जो इन बदमाशियों को यहाँ अंजाम देते हैं देश में और प्रदेश में, क्या वाकई उनका इंटरनल सिस्टम इतना मजबूत होता है कि वो यहाँ पर धीरे धीरे अपने गिरोह को न सिर्फ डेवलप करते हैं बल्कि उसको रोजाना की एक्टिविटीज में शामिल भी रखते हैं? उनकी कोऑर्डिनेशन किस किस्म की रहती होगी कि फिर किसी को भनक भी नहीं लगती? मामले का खुलासा तभी होता है जब वो अपनी इन हरकतों से कहीं ना कहीं किसी वारदात को अंजाम दे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया है, बड़ा वाजिब पहलू आपने जिक्र किया है मुमताज। और बता दूं, देखिए ये चीजें कुछ मामलों के अगर विश्लेषण की बात करें तो ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। एसटीएफ ने भी इस तरह की इनपुट दी थी और जो गिरोह हैं जो विदेशों में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ सरगना हैं, उनके टच में जो लड़के आ रहे हैं वो नए नए लड़के हैं, नई नई उम्र के लड़के हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को भी एक मुख्य कारण मान सकते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया का दौर है, इजीली अप्रोच कर सकते हैं आप ऐसे जो तत्व हैं बाकायदा वो लोग नजर रखते हैं कि कौन सोशल मीडिया पर किस तरह से एक्टिव है, और ऐसे इस टाइप का अगर कोई मिलता है तो वो उसको जल्दी ही दबोच लेते हैं, अपने चुंगल में फंसा लेते हैं और उसके बाद उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बार बार पुलिस की तरफ से भी कहा जाता है कि विदेशों में बैठे जो ये लोग हैं इनके संपर्क में ना आए। कल भी रोहतक पुलिस की तरफ से जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की गई है जी, उसमें खासतौर से नीचे इस चीज की अपील की गई है रोहतक एसपी गौरव राजपुरोहित के द्वारा कि विदेशों में जो लोग बैठकर गैंग्स कोऑपरेट कर रहे हैं इनके संपर्क में ना आए। ये लोग प्रयास करते हैं आपको फंसाने का, आपका मिसयूज करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फॉलो ना करें। और बीच में देखिए, बीच में अगर जिक्र करूं तो बाकायदा इस मामले में इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को जो लोग यूज करते हैं और जो उनको फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों के, ऐसे यूथ के खिलाफ, जो टीनेज बच्चे हैं, उनके खिलाफ हरियाणा पुलिस ने एक स्पेशल कैंपेन चलाया था जी। बाकायदा पेरेंट्स को बुलाया जाता था, उनको समझने का, सुधरने का मौका दिया जाता था, उससे कहीं ना कहीं चेक थोड़ा सा लगा था। तो उस तरह के प्रयास मुझे लगता है एक बार फिर से गंभीरता के साथ शुरू करने चाहिए, ताकि जो ये क्रिमिनल बैठे हैं, जो नई उम्र के बच्चे हैं, जिनको दुनियादारी का ज्यादा अनुभव नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं है, वो इनके चुंगल में ना आ सके, उनको बचाया जा सके, किस तरह के एफर्ट्स किए जाने की संजीदगी दिखाते हुए जरूरत है। जी, बेहद शुक्रिया दांगी साहब इस बेहद अहम और संजीदा खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस तफसीली चर्चा के लिए।